जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा आप सभी भावी अध्यापकों का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बुद्धि से संबंधित 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मज़ा आने वाला है दोस्तों आज के वीडियो में, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। 50 के 50 ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, एमपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बुद्धि से संबंधित, जो आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि जितनी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उन सभी की पीडीएफ, और जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको उसी ऐप्स के माध्यम से मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको देखना है प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? भाटिया ने, उषा मेहता ने, लज्जा शंकर झा ने या फिर C.H. राइस ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा C.H. राइस ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण C.H. राइस द्वारा किया गया। अब कब किया गया इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसके बारे में आगे प्रश्न आएंगे, पर यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 1922 में भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण C.H. राइस द्वारा किया गया। अब बात आती है कि ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले लाहौर के थे। एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। कौन से कॉलेज के, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। AFG कॉलेज। याद रखिएगा, सन 1922 में भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण AFG कॉलेज लाहौर के प्राचार्य डॉक्टर C.H. राइस द्वारा दिया गया। याद रखिएगा इसको आप। और इस परीक्षण का नाम क्या था भारत में? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस परीक्षण का नाम हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल था। याद रखिएगा, इस परीक्षण का नाम हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल था। और भी दोस्तों इनके बाद भारत में बुद्धि परीक्षण दिया, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए किन किन ने दिया। देखिए, इनके बाद दिया था डॉक्टर लल्ला शंकर झा ने 1933 में, जो कि 10 से 18 वर्षों के बालक के लिए उपयोगी थे। जो परीक्षण किया था इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सोहनलाल ने भी किया था 1943 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो कि 11 वर्ष तथा इससे अधिक वाले बच्चों के लिए उपयोगी था इनका परीक्षण। उसके बाद डॉक्टर जलोटा के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। याद रखिएगा, इन्होंने 1955 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था। जलोटा ने 1955 में। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, डॉक्टर C.H. राइस ने 1922 में दिया था, डॉक्टर लल्ला शंकर झा ने 1933 में दिया था, सोहनलाल ने 1943 में दिया था, और डॉक्टर जलोटा ने 1955 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? मैंने अभी आपको बताया कि ये 1922 में हुआ था। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको मैंने अभी बताया था डॉक्टर C.H. राइस द्वारा भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया गया। और उसका नाम क्या था? तो उसके नाम के बारे में आपको बता चुका हूँ। उसका नाम था भारत में हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस तरीके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने किया? बिने ने, साइमन ने, गाल्टन ने या फिर गेने ने? तो यहाँ पर जो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था वो गाल्टन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो C वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? यहाँ पर भारत में नहीं पूछा गया है, डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? टर्मन, अल्फ्रेड बिने व साइमन, C.H. राइस या फिर गेने? तो यहाँ पर जो प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था वो अल्फ्रेड बिने व साइमन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो B वाला रहेगा। यदि भारत में पूछा जाए तो आपको मैंने बता दिया C.H. राइस है, और यदि डायरेक्टली पूछा जाए एग्जाम में कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया तो वो अल्फ्रेड बिने व साइमन द्वारा किया गया। जिसके मैं आपको दोस्तों 100 ट्रिक बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखी है, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं जो इम्पोर्टेंट है उन सभी की मैंने शानदार ट्रिक बताई है कहानी के माध्यम से। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप इन प्रश्नों पर आइएगा, ताकि आपको मज़ा आए इन प्रश्नों को सुनने में और हल करने में। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है हमारा,
मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ पर मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया या फिर किसके द्वारा किया गया? केटल, गाल्टन, गेने या फिर साइमन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केटल। याद रखिएगा, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? अब आपको यहाँ पर मानसिक आयु शब्द के बारे में बताना है कि इसका प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने, गाल्टन ने, साइमन ने या फिर बीने ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बीने ने। प्रश्न में पूछा जाए मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था बीने ने। और यदि प्रश्न में पूछा जाए कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो केटल द्वारा किया गया। तो दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, C.H. राइस ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा? इसके बारे में बता चुका हूँ शुरू में ही। क्या नाम रखा था? हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल इन्होंने नाम रखा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने कब जोड़ा? यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो वो बीने द्वारा दिया गया था। अब आपको बताना है इसको कब जोड़ा बीने द्वारा, 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1908 में। याद रखिएगा, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने 1908 में जोड़ा। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? यहाँ पर आपको बताना है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3 प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धि के। अब कौन कौन से इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने, जो कि आपको तीनों प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यहाँ किसका कथन है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है। स्पीयरमैन का है, स्टर्न का है, टर्मन का है या फिर बकिंघम का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बुद्धि सीखने की योग्यता है, यहाँ कथन बकिंघम का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन सिद्धांतों की दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है कहानी के माध्यम से। यदि आपने उस ट्रिक को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं दावा करता हूं यदि आपने उस वीडियो को ध्यान से देख लिया, उन सिद्धांतों को उस कहानी के माध्यम से आपने अच्छे से याद कर लिया, तो मैं दावा करता हूँ कि यहाँ पर आप प्रश्नों को पढ़ते ही आंसर लगा देंगे। तो सबसे पहले आप उस ट्रिक के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा प्रश्न पढ़ते ही कि यहाँ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा, गाल्टन के द्वारा, साइमन के द्वारा या फिर बीने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बीने, टर्मन और स्टर्न। देखिए मैंने उस ट्रिक में बताया था कि एक कार में एक ही फ्रेंड बैठेगा, तो एक कार से हो गया एक कारक का सिद्धांत और फ्रेंड से हो गया अल्फ्रेड बीने, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीने, टर्मन और स्टर्न के द्वारा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया गया। अब एक कारक सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है ये कब दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1911 में दिया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। और इसको और किस किस के नाम से जाना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक खंड का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, एक घटक का सिद्धांत, एक इकाई का सिद्धांत और निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से एक कारक सिद्धांत जाना जाता है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो वो भी एक कारक सिद्धांत है। तो जितनी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उनको नोट कर लीजिएगा और एक बार जब भी आपको टाइम मिले उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी की सभी इम्पोर्टेंट, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? मैंने आपको बताया एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसने माना है निरंकुशवादी सिद्धांत एक कारक सिद्धांत को। जॉनसन ने, पियाजे ने, टर्मन ने या फिर मन ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जॉनसन ने। याद रखिएगा जॉनसन ने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यहाँ कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कथन दोस्तों, जितने भी मैं यहाँ पर कथन बताऊंगा सभी को आपको याद करना है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन का है, स्टर्न का है, गाल्टन का है या फिर बकिंघम का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यह कथन गाल्टन का है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने, बीने ने, साइमन ने या फिर गाल्टन ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। अब यह सिद्धांत कब दिया था? तो याद रखिएगा, यह सिद्धांत 1904 में दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा 1904 में दिया गया और इनके द्वारा दो कारक दिए गए। कौन कौन से? जी कारक और एस कारक। याद रखिएगा, इनके द्वारा दो कारक दिए गए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा 1904 में दिया गया और इनके द्वारा दो कारक दिए गए, जी कारक और एस कारक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? यहाँ प्रश्न दोस्तों द्विकारक सिद्धांत के नीचे ही क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ सिद्धांत भी स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। द्विकारक सिद्धांत 1904 में दिया और त्रिकारक सिद्धांत कब दिया? याद रखिएगा 1911 में। 1904 में द्विकारक सिद्धांत दिया और 1911 में त्रिकारक सिद्धांत दिया। और त्रिकारक सिद्धांत का दूसरा नाम त्रितत्व का सिद्धांत भी है। यहाँ पर जो तीसरा कारक इन्होंने जोड़ा है वो जी और एस दोनों को जोड़ दिया है और इनका तीसरा कारक वो बन गया है। स्पीयरमैन ने सन 1911 ईस्वी में बुद्धि के एस और जी तत्वों के साथ एक और तत्व, सामूहिक तत्व जिसे जी और एस के नाम से जाना जाता है, जोड़कर तथा संशोधन करके इसका नाम त्रितत्व का सिद्धांत या फिर त्रिकारक सिद्धांत नाम दिया है। तो याद रखिएगा, 1904 में द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने और 1911 में त्रिकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। इसकी ट्रिक भी बनाई है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले ट्रिक देख लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था त्रितत्व सिद्धांत या फिर त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। यहाँ पर त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। देखिए, त्रितत्व सिद्धांत या फिर त्रिकारक का सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिचापी सिद्धांत और त्रिस्तरीय सिद्धांत। ये सुनने में दोस्तों आपको एक जैसे सिद्धांत लग रहे हैं, लेकिन इन चारों सिद्धांतों के जो वैज्ञानिक है वो अलग अलग है। तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, यदि आपका कन्फ्यूजन दूर करना है तो आप हमारे ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारा कन्फ्यूजन आपको उस ट्रिक के माध्यम से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, त्रितत्व सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो इसके प्रवर्तक है स्पीयरमैन, त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक है गिलफोर्ड, त्रिचापी सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है और त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रवर्तक कैरोल है। तो इनको याद रखना है आपको, चारों सिद्धांतों को अच्छे से, क्योंकि यही कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में करते हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया, त्रिचापी सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया और त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल द्वारा दिया गया। तो इन चारों सिद्धांतों के बारे में आपको याद रखना है। तो कुछ बातें त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसे बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत दे दिया जाएगा। यदि आपको पता होगा तो आप राइट आंसर लगा दोगे, नहीं तो वहाँ पर गलत करके आ जाओगे। साथ ही साथ बुद्धि का प्रतिरूप या फिर प्रतिमान सिद्धांत भी त्रिआयामी सिद्धांत को ही कहते हैं। साथ ही साथ 3D थ्योरी भी त्रिआयामी सिद्धांत को ही कहते हैं। तो इन उपनामों को आपको याद कर लेना है अच्छे से। यदि आपको याद होगा तो गिलफोर्ड ने एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। वो कब किया था? तो याद रखिएगा, वो 1967 में किया था। याद रखिएगा, गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल के अंतर्गत दोस्तों कितने
कितने कोष या फिर कितने कारक बनाए गए थे, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है 120 कोष या फिर 120 कारक बनाए गए हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड ने कितने आयाम बताए हैं, तो याद रखिएगा 3 आयाम बताए हैं। कौन कौन से? समक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। याद रखिएगा इन तीनों आयामों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है इन तीनों आयामों को आपको दे दिया जाएगा और एक आयाम ऐसा होगा जो गिलफोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है और प्रश्न में पूछा जाएगा कि गिलफोर्ड द्वारा कौन सा आयाम नहीं दिया गया है। यदि आपको इन तीनों आयामों के बारे में पता होगा तो वहाँ पर आप टिक सही करेंगे, अन्यथा वहां पर आप गलत आंसर को टिक कर देंगे। तो याद रखिएगा समक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये 3 आयाम बताए हैं गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत। इनमें और भी भाग है दोस्तों, यदि उनके बारे में मैं आपको बताने लग गया तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर भी आपको बता देता हूं। जो समक्रिया है इन्होंने इसमें 5 भाग बताए हैं, विषय वस्तु में कुल 4 भाग बताए हैं और उत्पाद में इन्होंने कुल 6 भाग बताए हैं। न सभी भागों के बारे में बात यहाँ पर नहीं करूँगा, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 आयाम समक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। समक्रिया में इन्होंने 5 भाग बताए हैं, विषय वस्तु में 4 बताए हैं और उत्पाद में इन्होंने 6 भाग बताए हैं। तो याद रखिएगा इन सभी को। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, स्पीयरमैन का है, स्टर्न का है, गाल्टन का है या फिर वुडवर्थ का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यहाँ कथन वुडवर्थ का है। सभी के सभी कथन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसकी PDF आप हमारे ऐप्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गिलफोर्ड ने दिया, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने या फिर थ्रस्टन ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे? बहु ने डाई कर दी, बहु से होगा बहुकारक सिद्धांत और डाई से होगा थॉर्नडाइक। और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को देख लीजिएगा जो ट्रिक के माध्यम से हमने समझाया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? बहुखंड के सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत और सबसे इंपॉर्टेंट बालू का सिद्धांत। याद रखिएगा इन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल व गति की चर्चा की। इस आधार पर इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या फिर परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बालू का सिद्धांत, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो वो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो वो बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। एक वीडियो और बना दूंगा मैं इनके उपनामों के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत आते हैं उन सभी की एक वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, सत्य या तथ्य, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ कथन है ये किसका है? थॉर्नडाइक का है, स्टर्न का है, राफेल का है या फिर मन का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन थॉर्नडाइक का है। याद रखिएगा सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यहाँ कथन थॉर्नडाइक का है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, 3 आयाम बताए हैं। कौन कौन से? समक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये 3 आयाम बताए हैं गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए समक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, आपको तीनों विकल्प दिख रहे हैं। प्रबलन ये गिलफोर्ड के सिद्धांत का आयाम के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर यदि आपको ये तीनों आयाम पता होगा तो ही आप यहाँ पर राइट आंसर पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं होगा तो आप वहाँ पर गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं होगा वो प्रबलन नहीं होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यहाँ कथन किसका है? बर्ट का है, स्टर्न का है, राफेल का है या फिर मन का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन बर्ट का है। याद रखिएगा, अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यहाँ कथन बर्ट का है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, गिलफोर्ड ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, पियाजे ने दिया या फिर थर्स्टन ने दिया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा थर्स्टन। याद रखिएगा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन और केली द्वारा दिया गया। यदि यहाँ पर केली और लिखा होता थर्स्टन के आगे तो इन दोनों ने ही बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया। कब दिया? तो याद रखिएगा, ये 1938 में दिया था इन्होंने समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन और केली ने। और इसके जो उपनाम हैं या फिर जो अन्य नाम हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संघ सत्तात्मक सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत और जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत है। याद रखिएगा, प्रत्येक समूह का एक अलग प्राथमिक कारक होता है, इसलिए इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है किसने बुद्धि को इन 4 शब्दों में निहित किया है। स्पीयरमैन ने, बीने ने, साइमन ने या फिर गाल्टन ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बीने ने। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यहाँ कथन बीने का है। याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों इंपोर्टेंट सिद्धांत है, केटल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर थर्स्टन द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया वो केटल द्वारा दिया गया। अब कब दिया गया केटल द्वारा? तो याद रखिएगा, ये 1963 में दिया गया केटल द्वारा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब बात आती है कि इसके बाद में विस्तार किसने किया? तो याद रखिएगा, इनके बाद जो विस्तार किया गया था वो इनके शिष्य जॉन एस हार्न द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1987 में। याद रखिएगा, तरल ठोस बुद्धि का जो विस्तार किया वो इनके शिष्य ने किया था। उनका नाम है जॉन एस हार्न, जो कि 1987 में किया गया। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के, एक है तरल बुद्धि और दूसरा है ठोस बुद्धि। तो आपको दोस्तों इस प्रकार की जानकारी भी होना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? इंपोर्टेंट सिद्धांत है, बर्ट द्वारा दिया गया, पियाजे, मन या फिर थॉर्नडाइक? तो यहाँ पर जो बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया वो बर्ट व वर्नन द्वारा दिया गया। बुद्धि का जो पदानुक्रम सिद्धांत है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये क्रमिक महत्व के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में पूछा जाए या फिर क्रमिक महत्व के सिद्धांत के बारे में पूछा जाए, ये बर्ट व वर्नन द्वारा ही दिया गया है। और कब दिया गया दोस्तों यहाँ सिद्धांत? तो याद रखिएगा, यहाँ सिद्धांत 1965 में दिया गया पदानुक्रम सिद्धांत। तो ये आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। यहाँ किसका कथन है? यहाँ आपको बताना है। यहाँ कथन किसका है? केटल का है, थॉर्नडाइक का है, पियाजे का है या फिर थर्स्टन का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन केटल का है कि उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। यहाँ कथन केटल का है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का क व ख सिद्धांत किसने दिया? इंपोर्टेंट सिद्धांत है, इसके बारे में बता चुका हूँ, इसके ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, क व ख सिद्धांत को ए बी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और ए और बी हम कैसे लिखते हैं हिंदी में? तो आप यहाँ पर ए को इस प्रकार से लिखेंगे और बी को इस प्रकार से लिखेंगे। यदि हम इसको पूरा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एब। और बुद्धि का क व ख सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये हेब द्वारा दिया गया। तो एब और हेब में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस सिद्धांत को याद कर सकते हैं कि बुद्धि का क व ख सिद्धांत हेब द्वारा दिया गया। अब इस सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। कुछ जानकारी दोस्तों आपको दे देता हूं मैं। हेब ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि हेब ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है, का
और खा। याद रखिएगा 2 भागों में बांटा है, का और खा। का के अंतर्गत क्या आता है, तो याद रखिएगा का के अंतर्गत इसमें व्यक्ति के जन्मजात गुणों का समावेश होता है। बुद्धि का में, बुद्धि खा में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के अधिगम अनुभव तथा वातावरणीय घटकों का समावेश होता है बुद्धि खा में। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो क्या होता है, यदि हम इन दोनों को मिला दें तो इससे मिलकर ग तत्व उत्पन्न होता है एवं इन तीनों के द्वारा व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान करता है। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। बुद्धि का व खा सिद्धांत हेब द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थॉमसन, स्पीयरमैन, साइमन या फिर बीने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया वो थॉमसन द्वारा दिया गया। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे, मैंने वहाँ पर आपको बताया था थम जा दर्शन बाद में कर लेना। दोस्तों ने क्या कहा था लास्ट में कि थम जा दर्शन बाद में कर लेना। तो थम जा से होगा थॉमसन और दर्शन से होगा प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो इसके द्वारा भी आप इस सिद्धांत को याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको और अन्य किस नाम से जानते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत को, तो याद रखिएगा न्याय दर्श का सिद्धांत और वर्ग घटक सिद्धांत के नाम से प्रतिदर्श सिद्धांत को जाना जाता है। और इसको कब दिया था, थॉमसन द्वारा, तो याद रखिएगा इसको 1955 में दिया था। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं दूंगा। साइमन, पियाजे, स्टनबर्ग, यहाँ पर स्टनबर्ग लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, या फिर थार्नडाइक। मैंने आपको 4 सिद्धांत बताए थे, त्रितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिचापी सिद्धांत और त्रिस्तरीय सिद्धांत। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो त्रितंत्र का सिद्धांत है उसे त्रिचापी सिद्धांत कहा जाता है। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। यह स्टनबर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा और वहीं मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक स्टनबर्ग का नहीं है। यहाँ पर दोस्तों स्टनबर्ग लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है न चारों विकल्पों में से कौन सा घटक स्टनबर्ग का नहीं है। समक्रिया, प्रसंगाश्रित घटक, वातावरणीय घटक या फिर ज्ञान संग्रह घटक। तो यहाँ पर मैंने आपको समक्रिया के बारे में शुरू में ही बता दिया था। जो समक्रिया है दोस्तों ये एक आयाम है जो कि त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया। प्रसंगाश्रित घटक, वातावरणीय घटक और ज्ञान संग्रह घटक, ये तीनों ही दोस्तों त्रिचापी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसके प्रवर्तक है स्टनबर्ग। तो याद रखिएगा इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो समक्रिया है दोस्तों ये एक आयाम है ना कि घटक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है, यहाँ कथन किसका है। इंपोर्टेंट कथन है, साइमन का है, पियाजे का है, स्टनबर्ग का है या फिर थार्नडाइक का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो यहाँ कथन है दोस्तों ये स्टनबर्ग का है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यहाँ पर सिर्फ मैं इसका आंसर बताऊंगा, आपको कमेंट से बताना है यहाँ सिद्धांत कब दिया था और किसने दिया था, इसके बारे में आपको बता ही रहा हूँ। साइमन, पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या फिर थार्नडाइक। तो यहाँ पर जो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। कब दिया गया ये कमेंट से के माध्यम से आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का लेवल फर्स्ट तथा सेकंड सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, साइमन द्वारा दिया गया, पियाजे द्वारा, वुडवर्थ द्वारा या फिर जॉनसन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बुद्धि का लेवल फर्स्ट तथा सेकंड सिद्धांत है ये जॉनसन द्वारा दिया गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का मतलब क्या होता है या फिर इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो लेवल फर्स्ट है इसका अर्थ होता है प्राथमिक बुद्धि जो कि वंशानुक्रम पर आधारित होती है। याद रखिएगा जो लेवल फर्स्ट है या फिर जो प्राथमिक बुद्धि है वो वंशानुक्रम पर आधारित होती है, और लेवल जो सेकंड है इसका अर्थ होता है द्वितीयक बुद्धि जो कि वातावरण पर आधारित होती है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो लेवल फर्स्ट है या फिर जो प्राथमिक बुद्धि है वो वंशानुक्रम पर आधारित होती है, और जो लेवल सेकंड है या फिर द्वितीयक बुद्धि है वो वातावरण पर आधारित होती है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है, यहाँ कथन किसका है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है, गिलफोर्ड का है, मन का है, पियाजे का है या फिर थ्रस्टन का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन मन का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? इंपोर्टेंट परीक्षण है दोस्तों। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा, दोनों ही दोस्तों अलग अलग प्रश्न हैं। यहाँ पर मैं दोनों को अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा, गलत नहीं करेंगे आप एग्जाम में यदि प्रश्न आ गया तो। देखिए, आर्मी अल्फा परीक्षण को प्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अब शाब्दिक क्या होता है? यहाँ पर आंसर तो हमारा सी होगा, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। अब शाब्दिक क्या होता है? दो शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शाब्दिक का अर्थ होता है शिक्षित और अशाब्दिक का अर्थ होता है अशिक्षित। जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, यहाँ परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया था और इसे आर्मी अल्फा परीक्षण कहा जाता है। और यहाँ प्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है और इस परीक्षण में पहली बार 2 नवीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब कौन कौन से 2 नवीन शब्द, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष, याद रखिएगा 2 नवीन शब्दों का प्रयोग हुआ है, बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। आपको सिर्फ 2 शब्दों को ध्यान रखना है, शाब्दिक और अशाब्दिक। आर्मी अल्फा परीक्षण आए तो शाब्दिक का अर्थ होता है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो शिक्षित या फिर कह लीजिए कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्हीं का चयन किया गया था आर्मी अल्फा परीक्षण में, और आर्मी बीटा में उन व्यक्तियों का चयन किया गया था जो अशिक्षित है। तो यहाँ पर आर्मी बीटा आ जाए तो हमारा आंसर होगा सामूहिक अशाब्दिक, और आर्मी अल्फा परीक्षण आए तो हमारा राइट आंसर होगा सामूहिक शाब्दिक। आप समझ गए होंगे दोनों प्रश्नों को अच्छे से। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आर्मी बीटा परीक्षण के साथ बुद्धि परीक्षण है, तो आप यहाँ पर आसानी से आंसर लगा सकते हैं सामूहिक अशाब्दिक, क्योंकि इसमें अशिक्षित व्यक्तियों का चयन हुआ था। और आर्मी अल्फा परीक्षण में जो सैनिक का चयन हुआ था वो शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु उस परीक्षण को किया गया था, और वहाँ परीक्षण प्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण भी कहलाता है। और उसमें 2 नवीन शब्दों का प्रयोग हुआ था, बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। दोनों शब्दों को आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 140 से अधिक IQ वाले बालक किस श्रेणी के होंगे? प्रतिभाशाली बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि? तो यहाँ पर जो 140 से अधिक IQ वाले बालक है वो प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और इनकी प्रतिशत में संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2% होती है प्रतिभाशाली बुद्धि की, प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक की, और 140 से अधिक इनकी IQ होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, 90 से 110 के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 90 से 110 IQ वाले बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बुद्धि बालक, मूर्ख बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक या फिर जड़ बुद्धि बालक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 90 से 110 IQ वाले बालक सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। कैसे बुद्धि वाले होते हैं? सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, और इनकी जो प्रतिशत संख्या होती है वो 50% होती है सामान्य बुद्धि वाले बालक की। तो याद रखिएगा 90 से 110 IQ वाले बालक सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 80 से 90 IQ वाले बालक होते हैं मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि। तो यहाँ पर जो 80 से 90 वाले जो IQ वाले बालक होते हैं दोस्तों, ये मंद बुद्धि होते हैं। कौन से होते हैं? ये मंद बुद्धि होते हैं, और इनकी जो प्रतिशत में संख्या होती है वो 16% होती है। याद रखिएगा 80 से 90 IQ वाले बालक मंद बुद्धि होते हैं, और इनकी जो प्रतिशत में संख्या होती है वो 16% होती है। चलिए अगला प्रश्न है, 25 से कम IQ वाले बालक के बारे में आपको बताना है। प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मूर्ख बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं या फिर जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो यहाँ पर जो 25 से कम IQ वाले बालक होते हैं वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? डेनियल गोलमैन है, बीने है, बेसलर है या फिर वुडवर्थ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि का जनक है। इसमें दोस्तों एक प्रकार का और प्रश्न पूछा जाता है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए संवेग 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। याद रखिएगा संवेग 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ पर हमने जाना कि संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है, तो वो है डेनियल गोलमैन। और यहाँ पर आपको बताना है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? बेसलर ने, वुडवर्थ ने, बीने ने या फिर डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का विकास कितने आयु तक होता है? तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि बुद्धि का विकास 18 वर्ष आयु तक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने दिया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हेली ने दिया, बीने ने, बेसलर ने या फिर वुडवर्थ ने? तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण दिया वो हेली द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिगत शाब्दिक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है या फिर सामूहिक अशाब्दिक है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो साइमन बुद्धि परीक्षण है वो व्यक्तिगत शाब्दिक है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था? यहाँ पर आपको बताना है जो साइमन बुद्धि परीक्षण है वो कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था। 2 से 12, 3 से 15, 4 से 12 या फिर 5 से 15? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3 से 15। साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण या फिर शाब्दिक परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? इंपोर्टेंट है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में आपको बताना है कि इसके प्रतिपादक कौन है। बीने हैं, पियाजे है, आर्थर एस ओर्टिस है या फिर स्टर्न है? तो यहाँ पर जो शाब्दिक के प्रतिपादक है या फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है वो आर्थर एस ओर्टिस है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने दिया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा दिया गया स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण? टर्मन, बीने, बेसलर या फिर वुडवर्थ? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा टर्मन। याद रखिएगा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण टर्मन द्वारा दिया गया। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे ऐप से को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।